किरचॉफ का दूसरा नियम आज हम लोग स्टडी करेंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम, सेकंड रूल। जिस तरीके से किरचॉफ का पहला नियम कहां पर लगता था, जंक्शन पे, उसी तरीके से किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो लूप पे लगा करेगा। लूप, आपको लास्ट क्लास में लूप के बारे में बताया गया, तो लूप में लगेगा, इसलिए इसका एक और नाम क्या पड़ गया, लूप रूल भी हमने रख दिया। क्यों? क्योंकि इसे जब भी अप्लाई करेंगे ना जंक्शन पे लगाएंगे ना ब्रांच पे लगाएंगे, बल्कि ये कहां लगेगा, लूप पे लगेगा, इसलिए इसका एक नाम पड़ गया लूप रूल। इसके बाद दूसरी चीज, जैसे कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो था वो आपको करंट के बारे में बताता है, लेकिन किरचॉफ का जो सेकंड रूल है ये आपको वोल्टेज के बारे में बताता है, विभवांतर के बारे में, विभव के बारे में। तो आप इसे पोटेंशियल रूल भी कह सकते हैं, वोल्टेज के बारे में बताते हैं, आप वोल्टेज रूल भी कह सकते हैं। तो किरचॉफ के दूसरे नियम के इस तरीके से कई नाम बन जाते हैं। इनमें से किसी नाम से अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको इसी वाले रूल को बताना है। तो कौन कौन से नाम पड़े इसके, सेकंड रूल भी कह सकते हैं किरचॉफ का, आप इसे किरचॉफ का लूप रूल भी कह सकते हैं, और आप इसे किरचॉफ का वोल्टेज रूल भी कह सकते हैं। लूप रूल क्यों? क्योंकि ये हमेशा लूप में लगेगा। वोल्टेज रूल क्यों? क्योंकि हमेशा किसके बारे में बताएगा, वोल्टेज के बारे में बताएगा। ठीक है, क्या होता है किरचॉफ का दूसरा नियम, उसके लिए ये मैंने एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट बना के रखा है। कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होता है अब आप समझते हो। तो ये मैंने सबसे छोटा कॉम्प्लेक्स सर्किट यहां बनाया है, जिसमें आप ध्यान से देखिए, एक बैटरी ये लगी हुई है, एक बैटरी ये लगी हुई है। E1 और E2 क्रमशः इन दोनों बैटरीज के पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, जिन्हें आप आगे, अभी बैटरी का लेसन हम लोग करेंगे, सेल वाला लेसन, उसमें आप देखेंगे कि इन्हें सेल का हम EMF कहते हैं। EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में बोला जाता है वैद्युत वाहक बल। तो लेकिन ये जो E होता है ये किसी भी सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। समझ आ रहे हैं आपको? तो ये दो सेल यहां लगे हुए हैं, तीन रेसिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, बाह्य प्रतिरोध, और ये है दोनों, ये इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है और ये इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। इस तरीके से ये हमने सबसे छोटा कॉम्प्लेक्स सर्किट यहां पर बना के रखा हुआ है। ये पॉइंट का नाम A मान लिया और इस पॉइंट का नाम हमने कितना रख दिया, B। अब आप यहां सबसे पहले, क्योंकि आपने सबसे छोटा कॉम्प्लेक्स सर्किट देखा, सबसे पहले आप ये मुझे बताइए कि इसमें कितनी जंक्शंस आपको दिख रही हैं। हाउ मेनी जंक्शंस आर देयर इन दिस सर्किट? 2, 4, कितनी? 2 जंक्शन है। ये जंक्शन नहीं है क्या? क्या है ये? इट इज ओनली अ टर्निंग, दिस इज नॉट अ जंक्शन। जंक्शन इज दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑन दैट पॉइंट 3 और मोर देन 3 कंडक्टर्स आर जॉइन टुगेदर। एक दूसरे से 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर्स मिलते हैं। अगर यहां देखेंगे तो आपको 2 ही मिलते नजर आ रहे हैं, और ये एक्चुअली इट इज अ टर्निंग, नॉट जंक्शन। तो ये जंक्शन है, आप देख सकते हैं। यहां पर आप देखें 1, 2 और 3 कंडक्टर्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो एक ये जंक्शन है और एक ये जंक्शन है। तो इस पूरे सर्किट में आप ढूंढेंगे, आपको 2 ही जंक्शन मिलेंगी केवल। समझ आ रहा है आपको? ब्रांचेस कितनी है? मैं छोटी सी जानकारी यहां नोट कर लेता हूं। इस सर्किट में कौन कौन सी जंक्शन है? A एंड B, ये दोनों जंक्शन हैं। ब्रांचेस कौन कौन सी हैं बता सकते हैं आप? और कितनी ब्रांच हैं? कोशिश करिए ढूंढने की। एक जंक्शन से अगली जंक्शन तक जो करंट का रास्ता होगा उसे ब्रांच बोलेंगे। तो एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये, इन दोनों जंक्शन के बीच करंट के कितने रास्ते आपको दिख रहे हैं? 3। एक रास्ता ये है A-R-B, एक रास्ता ये है A-E1-R1-B, एक रास्ता ये है A-E2-R2-B,
तो कितनी ब्रांचेस हैं? 3 ब्रांच हैं। ब्रांचेस कौन कौन सी ब्रांच है? एक ब्रांच है ARB, एक ब्रांच है E1 R1B, और एक तीसरी ब्रांच कौन सी है? E2 R2B। ये 3 ब्रांचेज हैं। लूप्स बता सकते हैं कितने हैं यहां पर? एक चीज और देखिए, जंक्शंस कितने मिले आपको? 2। ब्रांचेस कितनी मिली आपको? 3। तो एक चीज और दिमाग में समझ लीजिए और इसको रट लीजिए, क्या कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में 2 जंक्शन होंगी तो इसमें ब्रांच कितने होंगे? 3। 1 मोर देन द जंक्शन, जितनी जंक्शंस होती हैं उससे एक ज्यादा। 2 जंक्शन है, 3 ब्रांच है। अगर 3 जंक्शन होती तो 4 ब्रांचेस मिलती हैं आपको। अगर 5 जंक्शंस होंगी तो 6 ब्रांचेस आपको मिलेंगी। इफ एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट हैज 10 जंक्शंस देन हाउ मैनी ब्रांचेस विल बी देयर? वहां पर 11 ब्रांचेस आपको मिलेंगी। द नंबर ऑफ ब्रांचेस विल बी ऑलवेज 1 मोर देन द नंबर ऑफ जंक्शंस। शाखाओं की संख्या संधियों की संख्या से हमेशा एक ज्यादा मिलेगी, या दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि संधियों की संख्या सदैव शाखाओं की संख्या से एक कम मिलेगी। याद रहेगा सबको? ओके। लूप्स के नाम बताइए, कौन कौन लूप है यहां पर? लूप इज द क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट। आप जिस पॉइंट से चलना उसी पॉइंट पर वापस आना जरूर है आपको। रास्ता चाहे जो अपनाइए, मिनिमम मैक्सिमम, ऐसा कोई उसके लिए कंडीशन नहीं है। तो बताइए पहला लूप क्या लिख सकते हैं हम? पहला लूप लिख सकते हैं E1 R1 B R A, लिख सकते हैं। तो फर्स्ट लूप क्या बना? E1 R1 B R A, ये एक लूप बना आपका। दूसरा लूप देखिए, जहां से हम चले थे वहीं पर आ गए ना, एक लूप हो गया। दूसरा लूप देखिए E2 R2 B R A, जहां से हम चले वहीं फिर वापस आ गए। तो इसको भी नोट कर लीजिए, E2 R2 B R A, एक ये लूप बना लिया हमने। इसके बाद क्या और कोई लूप दिख रहा है आपको, या बस 2 ही लूप बने? देखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट है। E1 R1 B R A, एक लूप। E2 R2 B R A, दूसरा लूप। क्या और कोई लूप है यहां पर या नहीं है? बस इतना ही है। एक और है, कहां है? वेरी गुड, एक और लूप है यहां पर, देखिए E1 R1 B R2 E2 A, पूरे का एक लूप हो सकता है। मैंने पहले भी बोला देयर इज नो कंडीशन। E1 R1 B R2 E2 A, E1 R1 B R2 E2 A, so these are the 3 loops। ये 3 लूप होंगे। तो ये जो एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट हमने बनाया है, द स्मॉलेस्ट कॉम्प्लेक्स सर्किट, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में कितने जंक्शंस हैं? 2। ब्रांचेस कितनी हैं? 2। 1 3, अच्छा मैंने 2 बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। लूप्स कितने हैं? 3। अब आपको सब समझ में आ गया? ओके। अब इसके बाद किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में क्या बताया? जैसे कि मैंने बोला था पहले भी आपको कि किरचॉफ के दोनों नियम इतने इजी रूल्स हैं कि आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। केवल उन्हें अप्लाई करना आपको अच्छे से आना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। एग्जामिनेशन में रूल्स भी पूछे जाते हैं और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी लगाने को आपको आ सकते हैं। ठीक है, जैसा किरचॉफ का पहला रूल था
सेम वैसा ही किरचॉफ का दूसरा रूल है। एक और चीज देख लीजिए, जब आप किसी भी लूप में चलते हो, इतने लूप्स मैंने 3 लूप बताए ना आपको, जब आप किसी भी लूप में चलना शुरू करते हो वहां बीच में कुछ चीजें आपको मिलती हैं। देखो क्या क्या मिलता है। पहले लूप में चलिए, A E1 R1 B R A, यहां से यहां तक गए, क्या मिला? कुछ मिला कि नहीं मिला? कुछ मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो फिर आप चले कहां? कंडक्टर नहीं मिला आपको? अरे ये चालक नहीं है भैया, क्या है ये? कंडक्टर है। तो यहां से यहां तक गए, क्या मिला? कंडक्टर। यहां से यहां तक गए, कौन मिला? शेल, बैटरी। यहां से यहां तक गए, कौन मिला? प्रतिरोध। फिर यहां से यहां तक आए, कौन मिला? कंडक्टर। फिर यहां से यहां तक आए, कौन मिला? प्रतिरोध। एक चीज हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए, किसी भी लूप में या किसी भी सर्किट में कंडक्टर को छोड़ करके, समझ आया? कंडक्टर को छोड़ करके जितनी भी चीजें मिलती जाएंगी वो सब को हम उस इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट कहेंगे। कंपोनेंट्स बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे, अवयव बोल सकते हैं आप। समझ आ रहा है आपको? नहीं समझ आया? क्या बताया हमने? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी भी लूप में चलिए, उसमें कंडक्टर को छोड़ करके जितनी चीजें मिलती जाएंगी वो सब के सब हमारे उस इलेक्ट्रिक सर्किट के क्या होंगे? कंपोनेंट होंगे या एलिमेंट्स बोल सकते हैं। और अगर आप हिंदी में बताएंगे तो अवयव कह सकते हैं आप। नहीं समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि जब सबको लिया है तो कंडक्टर क्यों छोड़ा? फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कंडक्टर को छोड़ के? कंडक्टर को छोड़ के इसलिए क्योंकि जितने एलिमेंट्स होंगे उनके दोनों सिरों के बीच हमको विभवांतर मिला करेगा। जितने एलिमेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, अवयव होंगे, उनके दोनों सिरों के बीच हमको क्या मिलेगा? विभवांतर। और कंडक्टर के बीच, क्योंकि ये तो हम पहले ही मान चुके हैं कि कंडक्टर ये जो हमने लगाया है ये इतना अच्छा कंडक्टर है कि ये पोटेंशियल को ड्रॉप नहीं करता है। जब हमने रेसिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा, उस समय भी हमने इसकी बात की थी कि हम ये मानते हैं कि हम जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं यहाँ पर ये इतने अच्छे कंडक्टर हैं कि ये कंडक्टर्स में जब करंट फ्लो होती है तो वोल्टेज को ये कम होने नहीं देते। तो करंट को कंज्यूम करता कौन है? फिर सर्किट के एलिमेंट्स करते हैं। कंडक्टर उसमें से वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता। ये बहुत आप पहले तो दिमाग में बिल्कुल बिठाइए। देखिए, सेकंड रूल को समझने में बहुत सारी चीजें उससे पहले समझनी है आपको। सेकंड रूल थोड़ा सा अप्लाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर हम और आप चाहेंगे तो इसको बहुत इजी बना सकते हैं। इसलिए उसके पहले बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर से देखते हैं आपको याद रहा कि नहीं रहा। किसी भी लूप में चलने पर आपको कंडक्टर छोड़कर बाकी जो चीजें मिलेंगी उसको क्या बोला करेंगे आप? उस सर्किट के या उस लूप के कंपोनेंट बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। ठीक है। कंडक्टर को हम क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमने जो कंडक्टर लगाया है वो इतना अच्छा चालक है, इतना अच्छा चालक है कि उसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच हमें विभवांतर नहीं मिलता। विभव का अंतर नहीं मिलता, मतलब जितना विभव यहां का उतना ही विभव यहां पर। विभव गिराता नहीं है वो। और जितने एलिमेंट्स है उनमें हमें क्या मिलता है? उनके दोनों सिरों के बीच हमको एक विभवांतर मिलता है। अब बताइए मुझे, यहां से यहां तक कितना विभवांतर होगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना विभवांतर होगा? विभव में कितने का अंतर आएगा? कितना विभव गिरेगा? बताइए। हाँ जी, अरे अभी समझा रहे हैं हम आपको।
भूल जाते हो, 1 मिनट नहीं लगती है आपको। कंडक्टर वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा, हम आपको पहले ही बता रहे हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा कंडक्टर लगाया है। विभवांतर सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगा आपको? एलिमेंट्स के दोनों सिरों के बीच, कंपोनेंट्स के दोनों सिरों के बीच, अवयवों के दोनों सिरों के बीच। ठीक है, अब मुझे बताइए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या कोई एलिमेंट मिला? नहीं मिला, केवल क्या है यहां पर? कंडक्टर। तो क्या कोई विभवांतर आएगा यहां? नो, कोई विभवांतर नहीं होगा। अब समझ आ गई बात आपको? यहां से यहां तक कितना विभवांतर होगा? यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना विभवांतर होगा? 0, कोई विभवांतर नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है? कंडक्टर। यहां कोई एलिमेंट है क्या? कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहां कोई विभवांतर नहीं होगा। विभवांतर कहां होगा? देखो, ये एक सर्किट का एक एलिमेंट है, इसके सिरों के बीच विभवांतर होगा। ये सर्किट का एक एलिमेंट है, इसके सिरों के बीच विभवांतर होगा। ये सर्किट का एक एलिमेंट है, इसके सिरों के बीच विभवांतर होगा। सर्किट का ये भी एक एलिमेंट है, इसके सिरों के बीच भी विभवांतर होगा। सर्किट का ये भी एक एलिमेंट है, तो इसके सिरों के बीच भी विभवांतर मिलेगा आपको। लेकिन यहां से यहां तक लेकर देयर इज नो एनी एलिमेंट, सो देयर विल बी नो एनी पोटेंशियल डिफरेंस। कोई अवयव नहीं है, इसलिए कोई विभवांतर यहां पर आपको नहीं मिलेगा। अब समझ आ गई आपको? तो विभवांतर कहां पर मिलेगा? हमेशा सर्किट में लगे हुए अवयवों के बीच। क्या कंडक्टर को अवयव मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो इतना अच्छा चालक है कि जब उसमें से करंट बहती है तो वो विभव को बिल्कुल भी गिरने नहीं देता। अब सबको समझ में आ गया? तो लूप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की खास बात क्या रहेगी? उन सब की स्पेशलिटी क्या रहेगी? कि सबके दोनों सिरों के बीच में हमें एक एक क्या मिलेगा? विभवांतर मिलेगा। अब समझ आ गई सारी चीजें? ओके, ठीक है। अब हम आपको सेकंड रूल बता सकते हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो, उसके लिए अगर आपको फर्स्ट रूल याद है तो आप सेकंड रूल भी बता सकते हो। पहले मैं एक बार फर्स्ट रूल आपको याद दिलाऊंगा, तो सुनिए फर्स्ट रूल क्या था। क्योंकि फर्स्ट रूल संधि पर लगता था, इसलिए हमेशा कहां की बात करते थे? संधि की। तो हम क्या बोलते थे? किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, यही तो कहते थे। अब इसको किनारे करो, सेकंड रूल पे आ जाओ। सेकंड रूल कहां लगेगा? लूप में। तो हर बार कहां आपको क्या बोलना है? किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि में बोलना है कि किसी लूप में बोलना है? किसी लूप में बोलना है। ठीक है, अच्छा। सेकंड रूल करंट के बारे में बताएगा कि वोल्टेज के बारे में? हाँ, तो उसमें क्या बोलते थे? सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसमें क्या बोलेंगे? सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। और विभवांतर मिलेंगे कहां? अवयवों के एक क्रॉस मिलेंगे आपको। अब अगर इन सारी चीजों को, सारे शब्दों को एक अच्छे क्रम में और प्रभावशाली ढंग से अगर आप जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा किरचॉफ का दूसरा नियम। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। किसी और आप भी सोचिए कि जो जो शब्द मैं बोल रहा हूं यही बोलने चाहिए कि नहीं, क्योंकि सब कुछ तो आपको बताया मैंने। लूप बोलना है, विभवांतर कहना है, और विभवांतरों का बीजगणितीय योग किसके बराबर ले जाना है? 0 के बराबर। तो फर्स्ट लॉ में धाराओं का बीजगणितीय योग 0 रहता है और सेकंड लॉ में विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 रहता है। ध्यान से सुनिएगा। किसी वैद्युत परिपथ के, तो वैद्युत परिपथ तो बोलना ही है, क्योंकि चाहे जंक्शन हो चाहे लूप, कहां मिलेगा आपको? वैद्युत परिपथ में ही मिलेगा। किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में, देखो लूप बोला हमने, जंक्शन नहीं बोला। किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में उपस्थित सभी अवयवों के
क्योंकि विभवांतर कहां मिलेगा आपको? अवयवों के क्रॉस मिलेगा। उपस्थित सभी अवयवों के दोनों सिरों के बीच के विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। बस इतना सही है रूल। फिर से देखो, एक साथ मैं पूरा बोलूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में उपस्थित सभी अवयवों के दोनों सिरों के बीच विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। बस इतना सही है रूल। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं फिर तो लैंग्वेज जरा। आप भी नोट कर लीजिए। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में उपस्थित सभी अवयवों के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। बस इतना सा है किरचॉफ्स सेकेंड रूल। और अगर इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग आप करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा। जैसे किरचॉफ्स फर्स्ट रूल में करंट्स का बीजगणितीय योग 0 रहता था, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 लिखा था। इसमें वोल्टेजेस का बीजगणितीय योग 0 रहता है, इसलिए क्या लिखा जाएगा? सिग्मा वी इज इक्वल टू 0। और सिग्मा मीन्स सम ऑफ ऑल टर्म्स एंड सिग्मा वी मीन्स सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। जितने भी अवयव हैं सभी के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब आप बताइए, ये रूल आपको समझ आया कि नहीं? लैंग्वेज इसकी समझ आ गई? ठीक है। अब जैसे हमने इसको पढ़ा, अब हम यहां से इसको सॉल्व करके देखना चाहते हैं कि सिग्मा v इज इक्वल टू 0। जैसे फर्स्ट में हमने सिग्मा i इज इक्वल टू 0 तो लिख लिया था, फिर उसके बाद सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 क्यों होता है, ये हमने फिर आगे की बात करी। तो अब हम ये बात करना चाहते हैं कि यहाँ किसी भी लूप में जब आप लेंगे तो समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 क्यों होगा। एक चीज मैं और आपको बताऊं कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ना, इसकी अलग अलग राइटर्स अलग अलग लैंग्वेज लिख सकते हैं। मैंने जो लैंग्वेज लिखी है ये सबसे इजी लैंग्वेज मैंने लिख दी है, सबसे इजी लैंग्वेज, क्योंकि ये लैंग्वेज बिल्कुल फर्स्ट रूल से मिलती है, तो आप इसको याद रख सकते हैं बड़ी आसानी से। अदरवाइज अलग अलग राइटर्स आप देखेंगे तो वो अलग अलग लैंग्वेजेस आपको मिलेंगी, लेकिन सभी राइटर्स के कहने का मतलब एक ही है। लैंग्वेज हम इजी कर दें, हम डिफिकल्ट कर दें, भाषा को हम कठिन और आसान बना सकते हैं, लेकिन सबके कहने का मतलब एक ही जैसा है।
ऐसा नहीं है कि कोई वो दूसरी बात कहेंगे या दूसरे राइटर होंगे तो दूसरी बात बोलेंगे। और खासकर सेकंड रूल में ना, लूप रूल में लैंग्वेज बहुत अलग अलग बदलती है। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे लैंग्वेज बदल सकती है। तो अब हमको देखना ही कि किसी भी लूप में अगर लेंगे तो सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग कैसा आएगा, 0। अब प्रॉब्लम फिर से वही है हमारे सामने। क्या प्रॉब्लम है हमारे सामने? प्रॉब्लम ये है कि विभवांतर जो होता है या विभव, ये तो एक अदिश राशि है, सदिश राशि तो है नहीं। सदिश राशि होती तो अगर एक विभवांतर की दिशा इधर की तरफ है और एक विभवांतर ऐसा है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए होते, कैंसिल। तो विभवांतर अगर सदिश राशि होती तो हम ये सोच लेते कि जरूर अवयवों के विभवांतर आपस में विपरीत दिशा में होते हैं और बराबर होते हैं, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है। और अगर ये अदिश राशि है, इसके बावजूद ये कैंसिल कैसे हो जाएगी? जैसे लास्ट क्लास में देखा कि धारा अदिश राशि है, उसके बावजूद उनके सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता था, 0। ऐसे ही वोल्टेज के लिए भी है कि अदिश राशि होने के बावजूद भी ये एक दूसरे से कैंसिल कैसे हो जाएगा? इनका जोड़ करेंगे तो 0 क्यों आ जाएगा? तो 0 तो ऐसे नहीं हो सकता। अगर सारी राशियां प्लस होंगी तो भी 0 नहीं हो सकता, सारी राशियां अगर माइनस होंगी तो भी 0 नहीं हो सकता उनका योग। इसका मतलब साफ है कि जरूर किस हर लूप में जितने एलिमेंट्स होते हैं सबके क्रॉस जो विभवांतर आता है उनमें से कुछ विभवांतरों को कैसा होना पड़ेगा, प्लस, और कुछ विभवांतरों को कैसा होना पड़ेगा, माइनस। और जब अब उनको हम जोड़ेंगे तो उनमें से प्लस और माइनस पोटेंशियल डिफरेंसेस एक दूसरे से कैंसिल होंगे और फिर वो कट करके क्या बना लेंगे। लेकिन सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस प्लस हों या सारे माइनस हों तो उनका एडिशन 0 नहीं हो सकता। तो अगर सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम 0 है, इसका मतलब साफ है कि जरूर हर लूप में जितने भी विभवांतर आते होंगे उनमें से जरूर नेसेसरीली कुछ पोटेंशियल डिफरेंसेस प्लस होते होंगे और कुछ पोटेंशियल डिफरेंसेस कैसे होते होंगे, माइनस। तभी तो उनका बीजगणितीय योग 0 हो पाता है। कुछ बात समझ में आ रही? मैं क्या बताना चाहता हूं आपको? क्या बताया मैंने? विभवांतर कैसी राशि है, अदिश। सदिश तो ये है नहीं, फिर इसका बीजगणितीय योग 0 क्यों हो जाएगा? तो जरूर वहां पर ऐसा होना चाहिए कि कुछ विभवांतर कैसे होने चाहिए, प्लस, और कुछ होने चाहिए माइनस। अब बात ये आती है कि कौन सा विभवांतर प्लस होगा और कौन सा विभवांतर माइनस होगा। उसके लिए किरचॉफ ने कुछ नियम बनाए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस होगा और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस माइनस होगा। वो हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे और उसके बाद हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो अब आप देखिए कि किरचॉफ ने क्या बताया, कहां पर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस और कहां पोटेंशियल डिफरेंस माइनस होगा। और इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा जरा आप लोग। सबसे पहले मैं इसी को आपको बता देता हूं। इसके लिए एक चीज और मैं यहां पर कंसीडर करूंगा, डायरेक्शन, कैलकुलेशन की डायरेक्शन। ये एक नई चीज होगी और सारे बच्चों को सुनकर काफी हैरानी भी हो रही होगी कि क्या कैलकुलेशन में भी डायरेक्शन होता है। मैं क्या बात कर रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, गणना की दिशा, कैलकुलेशन की डायरेक्शन। कि तो क्या कैलकुलेशन में भी डायरेक्शन होती है? आंसर है यहां हो सकती है। हो सकती है कैसे? अगर मैं आपको बोलूंगा आप खेत में हैं और मैंने आपको बोला कि जाओ इस खेत का पूरा एक चक्कर लगाओ, आप कैसे करोगे? या तो आप यहां से ऐसा चालू करोगे, ऐसा जाओगे, ऐसा जाओगे, ऐसा जाओगे, ऐसा आ जाओगे, या तो फिर आप इधर से चालू करोगे और ऐसा जाते जाते ऐसा आ जाओगे।
तो जब आपसे मैंने बोला कि खेत का चक्कर लगाओ या खेत का पूरा पेरीमीटर नाप के दिखाओ, तो आप क्या करिए, आपने क्या किया, आपने किया ये कि या तो आप ऐसा ऐसा गए, ऐसा गए, ऐसा गए, ऐसा गए, एक निश्चित डायरेक्शन पे चले कि नहीं चले आप, और आपने खेत का पूरा परिमाप नापा। या तो आप ये भी कर सकते थे कि आप इधर से ऐसा जा सकते थे और ऐसा जाके पूरा एक चक्कर लगा के आ जाते, फिर भी खेत का परिमाप नाप लेते। तो आपका काम क्या था, खेत का परिमाप नापना, और आप गणना कर रहे थे। उस वक्त आपने कैलकुलेशन की एक डायरेक्शन अपने आप से चुनी, और या तो आप क्लॉकवाइज चलना पसंद किया आपने, या आपने एंटी क्लॉकवाइज चुनना पसंद किया। तो कैलकुलेशन में डायरेक्शन हुई कि नहीं हुई, हुई। तो कैलकुलेशन की भी अपनी एक डायरेक्शन हो सकती है, हो सकती है, याद रखिएगा। ये समझ में नहीं आया पॉइंट, आ गया समझ में सभी को कि कैलकुलेशन की भी अपनी एक डायरेक्शन होती है। क्योंकि कोई भी रूल मैं लूंगा, अगर मैंने ये वाला रूल ले लिया, ये वाला, तो एक तरफ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, हम एक तरफ से करना स्टार्ट करेंगे। या तो अगर हम ए से चालू करेंगे तो क्लॉकवाइज अगर हम कर रहे हैं तो ऐसा जाएंगे, फिर ऐसा जाएंगे, फिर ऐसा जाएंगे, फिर ऐसे आ जाएंगे अपनी जगह पर। ये कैसा कैलकुलेशन किया हमने, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और हम चाहें तो ए से पहले ऐसे चलें, फिर ऐसे जाएं, फिर ऐसे जाएं और फिर ऐसे आ जाएं, तो भी पूरे एलिमेंट्स ले सकेंगे। ये कैलकुलेशन की कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी लूप में कैलकुलेशन के लिए हम दो डायरेक्शंस कंसीडर कर सकते हैं, या तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, और या तो फिर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको लूप में उपस्थित सभी अवयवों के विभवांतर लेने कि नहीं लेने, लूप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके दोनों सिरों के बीच विभवांतर चाहिए कि नहीं चाहिए, विभवांतर लेना है आपको। अब एक तरफ से ही तो स्टार्ट करेंगे, तो या तो आप ऐसा विभवांतर लेते चले जाइए क्लॉकवाइज, तो भी सबके विभवांतर मिल जाएंगे, या तो आप कैलकुलेशन एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए, तो भी सारे एलिमेंट्स के विभवांतर मिल जाएंगे। तो आप याद रख लें, यहां पर किसी भी लूप में जब आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे विभवांतर को, उसके लिए दो दिशाएं आप यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी, या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज कर सकते हैं, और या तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आप सबको ये चीज दिमाग में आ गई कि वाकई में कैलकुलेशन की भी अपनी एक डायरेक्शन हो सकती है। आपको नहीं समझ में आया, ये सब कुछ आ गया, इधर सबको आ गया, अच्छा इधर की तरफ आ गया सभी को। तो जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी लूप में विभवांतरों को कैलकुलेट करने जाएंगे, तो आप या तो क्या दिशा ले सकते हैं, क्लॉकवाइज, और या एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिएगा, ठीक है। अब हमारे कैलकुलेशन की एक डायरेक्शन बन गई। जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे वोल्टेजेस को, तो उसमें जो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे, अभी के लिए फिलहाल जो एलिमेंट्स हैं वो केवल दो तरीके के एलिमेंट हैं। या तो आपको चलते चलते सर्किट में सेल मिलेगा, और या तो आपको चलते चलते सर्किट में प्रतिरोध मिलेगा। तीसरा एलिमेंट नहीं लगाया हमने कोई भी। चाहे तो हम लगा सकते थे, हम एक कैपेसिटर भी लगा सकते थे, कैपेसिटर भी एक एलिमेंट है। हम चाहे तो एक इंडक्टर लगा सकते थे, इंडक्टर भी एक एलिमेंट है। तो हम चाहे तो और भी एलिमेंट्स यूज कर सकते थे, लेकिन अभी हमने केवल और केवल इस सर्किट में केवल दो एलिमेंट्स ही यूज किए हैं। उनमें से एक एलिमेंट जब भी मिलेगा सेल होगा, और दूसरा एलिमेंट आपको प्रतिरोध मिल सकता है। इनके अलावा तीसरा एलिमेंट नहीं लगाया हमने, हम लगा सकते थे। आप एक बार इसको सीख जाएंगे, फिर आप कोई भी एलिमेंट लगाते रहिए, आपको आसान रहेगा उसको बनाना। तो देखिए, अगर आपको प्रतिरोध मिलेगा तो विभवांतर प्लस लेना कि माइनस, और अगर आपको सेल मिलेगा तो विभवांतर प्लस लेना है कि माइनस। यही हमको सीखना है। भाई हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम यही तो सीखने जा रहे हैं कि अगर वोल्टेजेस का बीजगणितीय योग 0 होगा
तो जरूर कुछ वोल्टेजेस कैसे होंगे प्लस और कुछ वोल्टेज कैसे होंगे माइनस। तो कौन से वोल्टेज प्लस होंगे और कौन से माइनस, यही सीखना है हमको। तो देखिए सबसे पहली चीज, सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि ये डायरेक्शन हमारे कैलकुलेशन की डायरेक्शन है। हम लूप में कैलकुलेट करते हुए ऐसे चल रहे हैं। ऐसे जब चल रहे थे तो रास्ते में मुझे एक प्रतिरोध मिला, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि अभी के हिसाब से जो आपका सर्किट बना हुआ है उसमें किसी भी लूप में चलिए आपको दो ही तरह के एलिमेंट मिलेंगे, या तो रेसिस्टेंस मिलेगा या सेल मिलेगा। तो हम दो ही की बात करेंगे, या तो रेसिस्टेंस की बात करेंगे या सेल की। तो पहले हम किसकी बात करते हैं, रेसिस्टेंस की। मान लिया कि इसका प्रतिरोध कितना है R, और इसमें करंट बह रही है I, इस दिशा में करंट इस डायरेक्शन पे फ्लो हो रही है। मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है P और इस पॉइंट का नाम है Q। तो बिंदु P का विभव Vp और बिंदु Q का विभव Vq, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दो बातें करेंगे हम, कितना होगा और प्लस होगा कि माइनस होगा। ये दो बातें हम हर बार किया करेंगे। कौन कौन सी दो बातें, कि बिंदु P और बिंदु Q के बीच का विभवांतर कितना होगा, मतलब कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या सूत्र लगाएंगे। दूसरी चीज, उसको प्लस में लिखेंगे या उसको हम माइनस में लिखेंगे। ये दो बातें हम किया करेंगे, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा। आपको आना चाहिए ये, और आता है आपको। बताइए इसका प्रतिरोध कितना है R, करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है I, तो P और Q, P का विभव Vp, Q का विभव Vq, तो Vp माइनस Vq यानी कि इन दोनों के बीच का विभवांतर, मैंने बताया दो बातें करेंगे, कितना और प्लस या माइनस। तो कितना होगा पहले ये बताइए, सोचो, आपको आता है। विभवांतर का सूत्र क्या होता है बताइए, V बराबर I इंटू R, करंट इंटू रेसिस्टेंस। बस कितनी करंट फ्लो हो रही है I और रेसिस्टेंस कितना है R, तो कितना विभवांतर होगा I इंटू R। अब बात ये बताइए प्लस में आएगी ये वैल्यू कि माइनस में आएगी, ये भी आपको बताया गया है। आपको याद नहीं रहा ये और बात होगी, लेकिन आपको बताया गया है। क्या किसी को दिमाग में आ रहा है प्लस लें कि माइनस, नहीं आ रहा है। देखो मैं आपको याद दिलाता हूं, आप ये मुझे बताइए करंट फ्लो होने की, जो करंट बहने की डायरेक्शन है वो किधर से किधर बहती है करंट, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और लोअर टू हायर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। यहां पर करंट P से Q की ओर बह रही है कि Q से P की ओर बह रही है, P से Q की ओर। इसका मतलब P इज एट हायर पोटेंशियल एंड Q इज एट लोअर पोटेंशियल। अभी आप ही ने तो कहा, आप ही ने तो बताया मुझे कि करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। अब इस क्षेत्र में करंट P से Q की ओर बह रही है, इसका मतलब साफ है कि P उच्च विभव पर है और Q निम्न विभव पर है, तभी तो उच्च से निम्न की ओर बह रही है। अब अगर P का विभव उच्च है, हाई पोटेंशियल, Q का लो पोटेंशियल है, तो जब हाई पोटेंशियल में लो पोटेंशियल माइनस करिएगा तो वैल्यू प्लस आएगी कि माइनस आएगी, प्लस आएगी। बड़ा सिंपल है भाई, हाई पोटेंशियल में लो पोटेंशियल माइनस करिए, 10 में से 5 माइनस करिए, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस करिए, कैसी वैल्यू आती है, प्लस या माइनस,
प्लस आती है ऑब्वियसली। नहीं समझ में आई बात आपको? आ गया? तो याद रख लीजिए कि प्रतिरोध के सिरों के बीच जब कभी कैलकुलेट करते करते प्रतिरोध मिलेगा तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर होगा कितना। ये कैसे कैलकुलेट करना? धारा गुणे प्रतिरोध से, I इंटू आर से। ये प्लस होगा कि माइनस होगा? तो आंसर है कि अगर ध्यान से देखिएगा P का विभव ज्यादा, Q का विभव कम, तो जब ज्यादा विभव में कम विभव को माइनस करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। ठीक, अब एक दूसरी कंडीशन देखिए। ये डायरेक्शन किस चीज की डायरेक्शन है? हमारे कैलकुलेशन की डायरेक्शन है। इसके बाद यहां पर फिर मैंने रेसिस्टेंस बनाया। ये पॉइंट है P और इस पॉइंट का नाम है Q। इस बार करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है और करंट फ्लो कितनी हो रही है? I। अब बताइएगा मुझे, अगर मैं आपसे Vp माइनस Vq की वैल्यू पूछूंगा, फिर से दो बातें आपको बतानी है। ये पे पॉइंट P है, ये Q, I इस बार इधर बह रही है, इसका प्रतिरोध R है। फिर से दो बातें कि Vp और Vq के बीच का विभवांतर होगा कितना और इसका प्लस, इसका निशान कैसा होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? विभवांतर कितना होगा पहले ये बताइए। तो तुरंत ये देखिए कि धारा कितनी आ रही है? I, और इसका प्रतिरोध कितना है? R। इसलिए विभवांतर तो होगा I इंटू R। धारा का गुणा प्रतिरोध में करवा दो, बस विभवांतर की वैल्यू आ गई। अब प्लस लेना है कि माइनस? करंट किधर से किधर की तरफ बहती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर? उच्च विभव से निम्न। यहां Q से P की तरफ करंट बह रही है, तो उच्च विभव कौन? P का विभव उच्च, और सॉरी Q का विभव हाई और P का विभव लो। अब P का पोटेंशियल लो है, Q का पोटेंशियल हाई है। एक लो पोटेंशियल में हाई पोटेंशियल माइनस करोगे, एक छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो वैल्यू प्लस आएगी कि माइनस? ऑब्वियसली माइनस आ जाएगी। तो ये माइनस आ गई। देखो, समझ आ रहा है कुछ आपको? अब और देखिए एक तरीका अच्छा सा। अभी तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ रहा है, अब कुछ देखना नहीं है। प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर निकालोगे कैसे? करंट इंटू रेसिस्टेंस। बस प्लस और माइनस के लिए क्या याद रखोगे? आगे से क्या याद रखोगे? सुनो, दोनों को देखो ध्यान से यहां और दोनों को देखो ध्यान से यहां। अगर आपके कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम हो तो विभवांतर का निशान कैसा लेना? प्लस। और अगर आपके कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, देखिए इस स्थिति में कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के कैसे हैं? विपरीत। तो उस समय विभवांतर का निशान कैसा लेना? माइनस। अब समझ में आ गया? हाई लो छोड़ दो, एक बार निकाल लिया। क्यों प्लस आएगा, क्यों माइनस आएगा, मैंने आपको पूरा बेसिक से बताया कि क्यों ऐसा होगा। लेकिन एक बार जब आप समझ गए, अब उसका एक इजी तरीका बना लो अपने माइंड पे और वही याद रखो। फिर से प्रतिरोध अगर आएगा रास्ते पर तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर कैलकुलेट कैसे करोगे आप? धारा गुणे प्रतिरोध से। प्लस लोगे कि माइनस? तो आंसर है कि अगर हमारे कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे की ही दिशा में होंगे, सेम डायरेक्शन पे, तो उसका विभवांतर का निशान कैसा लेंगे? प्लस। और अगर कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन पे होंगे तो निशान कैसा लेंगे? माइनस। क्यों करेंगे ये हम आपको अभी समझा चुके हैं। लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, अभी सेल की बात नहीं कर रहे। देखो
सेल में क्या करना है अभी करने वाले हैं हम उसकी बात, ठीक है। तो अब सेल की बात करिए। थर्ड नंबर, अगेन वी एज्यूम दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन की डायरेक्शन है, और अब जब हम रास्ते में जा रहे थे तो एक जगह हमको सेल मिल गई। ये जो लंबी प्लेट है ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और जो ये छोटी प्लेट है, स्मॉलर प्लेट है, ये सेल के नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। समझ आ रहा है? पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल होता है। सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। समझ आ रहा है आपको? फिर से एक बार, इन दिस सेल लॉन्गर प्लेट रिप्रेजेंट्स द हायर पोटेंशियल एंड स्मॉलर प्लेट रिप्रेजेंट्स लोअर पोटेंशियल। लंबी प्लेट कौन से पोटेंशियल, किस विभव को प्रदर्शित करेगी, उच्च को कि निम्न को? उच्च विभव। और छोटी प्लेट निम्न विभव। समझ आ रहा है आपको? ओके। अब आप मुझे बताइए, और हां, इस सेल का अपना कुछ ना कुछ विद्युत वाहक बल दिया होगा। विद्युत वाहक बल को E से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, जो कि E से स्टार्ट होता है, तो हम उसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। वैद्युत वाहक बल हो सकता है, अगर क्लास 10th में आपने बैटरी सेल वगैरह थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो वैद्युत वाहक बल एक नाम आया होगा, नहीं आया? आया था। हाँ, अभी नेक्स्ट लेसन में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही हम लोग सेल के बारे में स्टडी करेंगे, जब तो आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। अब ध्यान से देखिए, Vp माइनस Vq, फिर से वही दो बातें। Vp माइनस Vq, दो बातें, कितना लेना है और प्लस लेना है या माइनस लेना है, वही दोनों बातें। तो कितना लेना है बताइए। सुनिए, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ही उसके दोनों सिरों के बीच का क्या होता है? विभवांतर। इसलिए सेल में तो बहुत आसान है, प्रतिरोध में तो दोनों सिरों के बीच का विभवांतर हमें कैलकुलेट करना पड़ता था। कैसे? करंट मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस। लेकिन सेल में उसके दोनों सिरों के बीच जो विद्युत वाहक बल होता है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वही उसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर होता है। तो सेल का विभवांतर आपको कैलकुलेट नहीं करना है। कुछ बात समझ आई मेरी आपको? फिर से सुन लीजिए जरा, आप सुनते नहीं हैं, ध्यान से सुनते हैं? अच्छा बताइए, क्या बता दिया मैंने तो फिर? आप कोई नहीं बताएगा। सुनिए, हमने आपको बताया कि प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमको नहीं दिया जाता। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं? I इंटू R से। लेकिन सेल के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, हमें केवल कॉपी करना पड़ता है, नकल कर लो बस। किसकी? जो विद्युत वाहक बल लिखा हो। तो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको उसी का क्या लिख लेना है, उसकी जगह पर विद्युत वाहक बल लिख देना है बस। तो Vp माइनस Vq की जगह क्या लिखूं मैं? Vp माइनस Vq की जगह E लिख दूंगा मैं। I will only copy this electromotive force. I will not calculate. कैलकुलेट करना ही नहीं है मुझे, सीधे यही लिख देना है। अब नेक्स्ट चीज पर आओ, इसका निशान प्लस होगा या माइनस होगा? बताइए। P और Q में से कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है और कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर है? P का पोटेंशियल हाई है या लो है? वेरी गुड, P का पोटेंशियल हाई है। क्यों?
बिकॉज पॉइंट P इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्योंकि ये बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा है, इसलिए प्लस टर्मिनल का पोटेंशियल कैसा होता है, हाई, तो P का पोटेंशियल भी कैसा हो गया, हाई। Q नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कैसा होता है, लो, इसलिए Q का पोटेंशियल भी कैसा हो गया, लो। अब P का पोटेंशियल हाई है, Q का पोटेंशियल लो है, हाई पोटेंशियल में लो पोटेंशियल माइनस करो, वैल्यू प्लस आएगी कि माइनस, प्लस आ जाएगी। बड़े विभव में छोटे विभव को माइनस करोगे तो प्लस ही तो आएगा, तो इसके आगे क्या लगा देना, प्लस। बस इतना सा करना है आपको। नहीं समझ आया, आ गया तो प्लस क्यों लेना है, ये बात पता चली कि नहीं पता चली, नहीं पता चली, अभी पता चल गई। ओके, अब सी द नेक्स्ट कंडीशन फॉर द सेल, फोर्थ। अगेन वी एज्यूम दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की डायरेक्शन हम नहीं बदल रहे हैं, आप सब में देखो, उससे हमें आसान रहेगा, नहीं तो आपको डिफिकल्टी होगी सोचने में फिर। तो ये हमने फिर से कैलकुलेशन की डायरेक्शन ले ली। देखिए अभी किरचॉफ का नियम नहीं बता रहा हूं मैं आपको, वो छोड़ दिया मैंने वहीं, उसकी हम बाद में करेंगे कैलकुलेशन, पहले ये तो सीख लें, ये नहीं आएगा तो वो लगाना नहीं आएगा आपको। चलो सीखो इसको। फिर से यहां चले, हमको एक सेल मिल गई, दिस पोटेंशियल इज P and this is Q, this is the positive terminal of the battery and this is the negative terminal of the battery. Positive terminal of the battery is always at higher potential. इसका विभव हमेशा कैसा होता है, उच्च विभव या निम्न विभव, उच्च विभव। तो P भी कौन से विभव पर है, O। मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, मुझे इसको ऐसा बना लेना चाहिए, ठीक है, बना लेते हैं। उसमें भी तो ऐसे ही बनाया था ना, थोड़ा सा पलट लेना चाहिए सेल को। आप बताइए ये लोअर पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल, माइनस की प्लस, माइनस, ये क्या है, प्लस या माइनस, प्लस, हायर या लोअर, हायर पोटेंशियल। ओके, अगेन प्लीज टेल, और मान लेते हैं कि इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, E। फिर से मुझे बताइए Vp माइनस Vq की वैल्यू, फिर से दो बातें, कितना होगा और प्लस होगा कि माइनस होगा। कितने के जवाब में आप क्या बताना चाहेंगे, कैलकुलेट करेंगे या सीधे कॉपी कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कॉपी करेंगे। कैलकुलेट कब करेंगे, कैलकुलेट कब करेंगे, जब प्रतिरोध आएगा। एक मिनट पहले बात बताओ, एक मिनट बाद पूछो तो दिमाग से उड़ जाता है। पकड़ के रखो कस के। तो कैलकुलेट कब करोगे, जब प्रतिरोध आएगा। कैसे करोगे कैलकुलेट, I इंटू R। सेल में विद्युत वाहक बल कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा आपको, सीधे सीधे उसका विद्युत वाहक बल लिखना है, सीधे नकल मार देनी है। नकल मार देनी मतलब जो लिखा होगा उसको छपाई कर देनी है, तो ये लिख देना है E। अभी आप प्लीज मुझे बताइए प्लस लिया जाए कि माइनस, कैसे पता लगा आपको, P का पोटेंशियल हाई है कि लो, आपको ऐसे पता लगा कि एक बार प्लस हो चुका है तो अगली बार माइनस होने वाला है। ऐसा नहीं है, आप सोचो उसको, समझो। बाई चांस आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये सब नहीं समझा, उसको इसमें कोई डाउट है, उसने आपसे पूछा, फिर आप क्या करोगे, मुंह छुपा के भागोगे? आप बताओगे उसको कि देखो इस वजह से ही ऐसा होता है, भागोगे नहीं उससे। P का विभव कैसा होता है, होता नहीं है, फिलहाल माइनस से जुड़ा है तो लोअर पोटेंशियल है, और Q जुड़ा है पॉजिटिव से तो हायर पोटेंशियल है। इसका विभव निम्न और इसका विभव उच्च। अब निम्न में से उच्च माइनस कर रहे हैं, छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव। ठीक है, क्यों प्लस होगा क्यों माइनस होगा ये समझ आ गया।
अब सब झंझट छोड़ दो, फिर से एक लॉजिक बना लो और उसके तहत ही काम करेंगे। देखो, इसको चेक करो और इसको देखो, दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? एक डिफरेंस दिख रहा है। इसमें कैलकुलेशन की डायरेक्शन में जब हम चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें जब हम कैलकुलेशन की डायरेक्शन पे चलते हैं तो सेल की पॉजिटिव प्लेट पहले मिलती है, नेगेटिव प्लेट हमको बाद में मिलती है कि नहीं? उस सिचुएशन पे हमने कैसा निशान लगाया है? प्लस। और जब कैलकुलेशन की डायरेक्शन पे चलते हुए माइनस प्लेट पहले मिलती है और प्लस प्लेट बाद में मिलती है, तो हमने कैसा निशान लगाया है? माइनस। समझ आया? तो जब भी आप कैलकुलेट करें, सेल में खासकर, तो अगर कैलकुलेट करते वक्त पॉजिटिव प्लेट पहले मिलती है, नेगेटिव प्लेट बाद में मिलती है, तो आप उस विद्युत वाहक बल का या विभवांतर का निशान कैसे रखेंगे? प्लस की माइनस? प्लस रखेंगे। और अगर आप कैलकुलेट करते हुए जा रहे हैं और आपको माइनस वाली प्लेट पहले मिल गई, प्लस वाली प्लेट बाद में मिली, तो आप उसका निशान प्लस लेंगे कि माइनस? माइनस उसका निशान लेंगे। समझ आ गया? तो अगर ये चार चीजें आपको समझ में आ गई, फिर आप किरचॉफ का रूल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक बार चारों चीजों को हम जल्दी से रिवाइज करवाना चाहेंगे आपको, आप प्लीज ध्यान से देखिए। कैसे कि प्रतिरोध के सिरों के बारे में बताइए, हर बार दो बातें मुझे बताइएगा। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर को कैलकुलेट करोगे या सिर्फ कॉपी करनी है? प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, दिमाग बिल्कुल खोल के बैठिए, सही सही बताइए मुझे, गलत बताओगे मार पड़ जाएगी आपको। 1 घंटे से मैं चिल्ला रहा हूं, आप समझा करो, ठीक है? हाँ जी, बताइए। प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, जो मैं बोलूंगा बस उतना ही जवाब आपको देना है, अच्छे से दिमाग खोल के बैठिए। कैलकुलेट करना है या कॉपी करना है? कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? I इंटू आर से कैलकुलेट करना है। उसको प्लस लेना है कि माइनस लेना है? तो दो बातें हैं। अगर कैलकुलेशन की डायरेक्शन धारा की दिशा में है तो प्लस, और अगर कैलकुलेशन की डायरेक्शन धारा के विपरीत है तो क्लियर? ओके, सेल पे आ जाइए। सेल के सिरों के बीच का विभवांतर कैलकुलेट करना है कि कॉपी करना है? कॉपी करना है। जो विद्युत वाहक बल लिखा होगा उसी को नोट कर दो, वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा उसका। ठीक है, प्लस लोगे कि माइनस लोगे? इसमें फिर दो बातें हैं। क्या दो बातें हैं? कि अगर कैलकुलेशन की डायरेक्शन बैटरी के प्लस से माइनस की ओर है तो कैसा लेना? प्लस। और अगर कैलकुलेशन की डायरेक्शन बैटरी के माइनस से प्लस की ओर है तो कैसा लेना? माइनस। बस यही चार चीजें। क्यों लेना, क्यों ऐसा करना, उन सब का सीक्रेट हम आपको यहां बता चुके हैं। ठीक है, अब हम तैयार हैं किरचॉफ के दूसरे नियम को अप्लाई करने के लिए किसी भी लूप में। ठीक है, देखिए सबसे पहले कोई एक लूप ले लेते हैं, उसमें लगाएंगे रूल। कौन से लूप में लगाइएगा सबसे पहले बताइए? यही लूप ले लेते हैं सबसे पहले। देखिए कौन सा लूप ले रहे हैं हम? E1 R1 B R A, ये वाला लूप ले रहे हैं। अब इस लूप में सबसे पहले जब आप किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने जाओगे, देखो अभी उससे पहले भी मुझे कुछ बताना है, मैं भूल जाता हूं, फिर सुनिए, बिना उसके काम नहीं बनने वाला है फिर से। क्यों? क्योंकि यहां जब प्रतिरोध मिलेगा तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या करोगे? I इंटू आर, और हमारे पूरे सर्किट में भी कहीं पर भी I नहीं है, करंट तो है नहीं ना, तो अभी इसको एक तो देखना है, तो पहले करंट को देखेंगे। और उसके लिए मैं एक चीज आपको बताऊं, फैक्ट याद रख लीजिए कि किरचॉफ का दूसरा नियम
आप तब तक नहीं लगा सकते हैं जब तक किरचॉफ का पहला नियम नहीं लगाएंगे। आप सोचेंगे ये कैसा? ऐसा ही है ये। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, समझ पाया? किरचॉफ का कौन सा नियम पढ़ रहे हैं? दूसरा। पढ़ कौन सा चुके हैं? पहला। लेकिन दूसरा तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप सर्किट में किरचॉफ का पहला नियम अप्लाई नहीं करेंगे। आप पहला नियम अप्लाई नहीं करेंगे, अगर आप ये सोच लें कि नहीं हम पहला नियम अप्लाई नहीं करेंगे पर हम दूसरा करेंगे, तो आप बैठे ही रहोगे, फिर कर ही नहीं सकते आप। अब देखिए कैसे होगा ये, सुनिए। ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट में 2 बैटरीज लगी हुई हैं और ये बैटरीज सर्किट में करंट को सप्लाई करेंगी। करंट हमेशा किधर से किधर की तरफ फ्लो होती है, बता सकते हैं आप मुझे? हाँ, एक तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। बैटरी में बताइए करंट हमेशा किधर से किधर की तरफ फ्लो होती है? प्लस टू माइनस। गलत है ये। यूं कह सकते हैं ये अधूरा है, सही नहीं है। आपने हमें बताया कि बैटरी से हमेशा प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो होगी, ये इनकम्प्लीट बता रहे हैं आप। सुनिए, जब आप सेल का लेसन पढ़ोगे, अभी सेल का लेसन, ठीक है, जब आप सेल का लेसन पढ़ोगे तो आपको एक चीज पढ़ने का मौका मिलेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये सेल है। सेल के बाहर करंट प्लस से माइनस की ओर ऐसा आती है। अगर यहां पूरा कोई सर्किट ऐसा लगा हुआ है तो करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगी और नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवेश कर जाएगी। तो आप सोचोगे यही तुम बोल रहे थे कि प्लस से माइनस की ओर बहती है, ये आप बोल रहे थे, लेकिन दूसरी बात आप भूल गए कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ कहां होगा? सेल के बाहर होगा। सेल के अंदर करंट को माइनस से प्लस फ्लो होना ही पड़ता है, नहीं तो अगर आप कहोगे ये फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्विच ऑफ है इसका, तो इतना गैप है और हवा में से तो करंट नहीं जा सकती ना। इसलिए सेल के बाहर करंट प्लस से माइनस फ्लो होती है, पर सेल के अंदर करंट को माइनस से प्लस फ्लो होना ही पड़ता है। तो आप बताइए करंट प्लस टू माइनस फ्लो होती है या माइनस टू प्लस फ्लो होती है? आंसर है दोनों फ्लो होती है। नहीं समझ आ रही बात आपको? फिर से, करंट प्लस से माइनस भी फ्लो होती है और माइनस से प्लस भी फ्लो होती है। प्लस से माइनस फ्लो होती है सेल के बाहर और माइनस से प्लस फ्लो होती है सेल के अंदर। तो आज के बाद क्या बताइएगा, अगर कोई टीचर आपसे पूछेंगे कि बताइए सेल में धारा किधर से किधर बहती है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, क्या बोलेंगे आप? दोनों में बहती है। कैसे? सेल के बाहर हैं तो प्लस से माइनस, सेल के अंदर हैं तो कभी ये मत बोलिए कि सेल में करंट हमेशा प्लस से माइनस बहती है, हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी, कभी कभी क्या, जब जब प्लस से माइनस बहेगी तब तब माइनस से प्लस भी बहेगी, हमेशा थोड़ी बहेगी, दोनों दिशाओं में बहेगी। अब याद रहेगा आपको? अब भूलिएगा नहीं, हम साफ कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। दूसरी चीज मैं जो आपको बताने जा रहा था, अभी मैंने आपको बोला कि जब तक किरचॉफ का पहला नियम आप सर्किट में नहीं लगाएंगे तब तक आप दूसरा नियम अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए पहला नियम लगाते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये एक सेल है और ये भी एक सेल है, बैटरी है, जो भी आप मान लो, इसमें करंट किधर से किधर की तरफ चलेगी? अब आप समझते हैं, प्लस से ऐसा चलेगी तो करंट इधर की तरफ फ्लो होगी, फिर यहां से करंट यहां पर आ जाएगी। इसमें करंट, क्योंकि इसका ये प्लस पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट इसमें इधर से इधर की तरफ चलेगी और फिर यहां से यहां आ जाएगी। कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू तो माननी ही पड़ेगी आपको। ऐसे तीर बनाते रहोगे थोड़ी काम बनेगा, कुछ तो वैल्यू माननी पड़ेगी। मान लिया कि सेल E1
सर्किट में करंट भेज रही है I1 और सेल E2 सर्किट में करंट भेज रही है I2। इतनी बात समझ में आई? क्या मान लिया हमने कि सेल E1 सर्किट में कितनी करंट सप्लाई कर रही है I1 और सेल E2 सर्किट में कितनी करंट सप्लाई कर रही है I2। इसकी करंट इधर से ऐसा आएगी, इसकी करंट इधर से ऐसा आएगी। दिस इज अ जंक्शन। दोनों करंट्स जंक्शन पर मिलेंगी। फिर क्या होगा? क्या ये इधर से आएंगी और एक दूसरे को मार देंगी? क्या ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी? क्या होगा? मार नहीं सकती, कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि करंट अदिश राशि है। दूसरा, करंट बेसिकली चार्ज है और चार्ज ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न हो सकता है। फिर क्या होगा इसका? ये एक तीसरा रास्ता भी तो जुड़ा हुआ है इससे। किरचॉफ का पहला नियम भूल गए? किरचॉफ का पहला नियम भूल गए क्या? कि किसी जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का जोड़ जंक्शन से जाने वाली धाराओं के जोड़ के बराबर होता है। तो अगर यहां पर कितनी तारें मिल रही हैं एक दूसरे से? 3 तारें मिल रही, उनमें से 2 कंडक्टर्स में तो करंट आ ही रही है। तो तीसरे में से करंट को आना चाहिए कि तीसरे में से करंट को जाना चाहिए? आना नहीं चाहिए क्या? आना चाहिए कि जाना चाहिए? जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहोगे कि आना चाहिए जाना नहीं चाहिए तो तीनों से यहां पर चार्ज आ रहा है और जाने का उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो क्या जमा हो रहा है क्या चार्ज? क्या यहां चार्ज का स्टोर लगाया है आपने? नहीं लगाया, तो पॉसिबल नहीं है। तीनों से चार्ज इसकी तरफ आएगा, पॉसिबल नहीं है। अगर 2 से आ रहा है तो कंपल्सरीली तीसरे से क्या होना पड़ेगा? उसको जाना ही पड़ेगा। कितना जाएगा यहां से बता सकते हैं? I1 इधर से आया, I2 इधर से आया। हम चाहें तो इसको क्या मान सकते हैं? I3। और हम चाहें तो किरचॉफ का पहला नियम लगाएंगे और आपको यह भी बता सकते हैं कि ये वैल्यू होगी I1 प्लस I2। इधर से I1 आ गई, इधर से I2 आ गई और दोनों जुड़ के इधर निकल गई। अब आप देखो, आने वाली धाराओं का योग करो। आने वाली करंट कौन कौन सी हैं? I1 और I2, इनका जोड़ करिए, कितना मिलेगा आपको? I1 प्लस I2। जाने वाली धाराओं का जोड़ करिए। जाने वाली धारा कौन सी है? I1 प्लस I2। तो आने वाली धाराओं का जोड़ जाने वाली धारा के बराबर है, ठीक तो है? तो आप चाहें तो इस करंट को I3 मान सकते हैं और आप चाहें तो इस करंट को सीधे सीधे क्या मान लो? I1 प्लस I2 आप मान लो। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप I3 के बजाय I1 प्लस I2 मानना ही प्रेफर करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप I3 मानोगे तो आपके सर्किट में कितनी करंट्स हो जाएंगी? 3। और अगर आप I1 प्लस I2 मानोगे तो सर्किट में कितनी करंट्स हो जाएंगी? 2। तो 3 को सॉल्व करना ज्यादा आसान है कि 2 को सॉल्व करना ज्यादा आसान है? आंसर है 2 को सॉल्व करना आसान है। जितना कम वेरिएबल्स होंगे उतना सॉल्यूशन हमारा कैसा रहेगा? आसान रहेगा। और जितने ज्यादा वेरिएबल्स आप मानते जाओगे, आप मानते जाइए, 50 ले लीजिए यहां पर, लेकिन जितने ज्यादा आप करंट्स लेते जाएंगे उतना ही कैलकुलेशन में आपको ही प्रॉब्लम होगी। जितनी ज्यादा गठान आप लगाते जाएंगे, खोलना भी आप ही को पड़ेगा, तो आपको ही डिफिकल्टी आएगी। इसलिए कम से कम करंट लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। अरे हम तो चाहते हैं कि बहुत कम से कम करंट लेनी पड़े। मुझे फिर भी कितनी लेनी पड़ी है? 2। मैं तो एक ही लेना चाहता था। मैं तो ये सोचता था एक करंट से लूप चले, मैं एक करंट से पूरा लूप चला देना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया ऐसा। लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा करंट मत बनाइए, कम से कम करंट लीजिए। तो I1 प्लस I2 की तुलना में I3 को मत मानिए फिर आप। और आप देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पर करंट I1 प्लस I2 है, यहां पर करंट कितनी होगी बोलिए? इस प्रतिरोध में से गई है, प्रतिरोध ने धारा के मार्ग में रुकावट लगाई होगी, यहां पर करंट कितनी बची होगी? हाँ जी, इससे कम हो जाएगी,
थोड़ी ज्यादा हो जाएगी कि यही रहेगी? क्यों यही रहेगी? सेम ब्रांच है। और ये बात मैं कल से ही आपसे बोल रहा हूं। और सेम ब्रांच के हर पॉइंट पर करंट कैसी होगी? सेम। इस यहां जब आएगी इस जंक्शन पर, तो इस जंक्शन में इस कंडक्टर में करंट आ रही है एक तरफ से, जाने के दो रास्ते हैं, तो थोड़ी इधर भी चली जाएगी, थोड़ी इधर भी चली जाएगी। कितनी इधर चली जाएगी और कितनी इधर चली जाएगी बता सकते हैं? इधर कितनी जाएगी बोलिए, और इधर कितनी जाएगी? कितनी भी जा सकती है। और का कितनी जाएगी इधर उधर? इधर कितनी जाएगी? I1। क्यों? वेरी गुड। देखिए, समझिए, हर चीज के पीछे सीक्रेट है इस दुनिया में। देयर इज ऑलवेज अ सीक्रेट बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। इसके पीछे भी सीक्रेट है कि उधर कितनी जाएगी और क्यों जाएगी। सुनिए, ये एक ब्रांच है कि नहीं ब्रांच है? यहां से पूरी यहां तक, दिस इज वन ब्रांच, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन वन ब्रांच एट ईच एंड एवरी पॉइंट करंट विल रिमेन सेम। प्लीज माइंड इट, याद करिए इसको जरा आप। तो अगर इस पूरी ब्रांच में करंट सेम होगी, तो यहां पर अगर I1 है तो यहां पर भी कितनी होगी? क्यों होगी कुछ और यार? I1 ही होगी वो, और कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज द सेम ब्रांच, और एक ही ब्रांच के हर बिंदु पर वैद्युत धारा का मान सेम रहेगा। कुछ भी हो सकता है। क्यों कुछ भी हो सकता है? उसके पीछे सीक्रेट है, आप देखने की तो कोशिश करिए। नहीं समझ में आई बात आपको? इसलिए यहां भी I1 होगी, यहां भी I1 होगी, यहां भी I1, हर जगह I1 होगी यार। उस ब्रांच में जिस जिस पॉइंट पर मैं पूछूंगा I1 ही होगी। भूल जाते हैं आप रूल को। इधर की तरफ कितनी करंट आ जाएगी आप बताइए? आप पक्का मालूम हो गया आपको? क्यों? क्योंकि यहां से लेकर ये पूरी एक ब्रांच है, और अगर ये पूरी एक ब्रांच है तो एक ब्रांच के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत धारा का मान कैसा होगा? सेम। इसलिए अगर इस पॉइंट पर I2 करंट है तो इस पॉइंट पर भी कितनी करंट होगी? I2 ही होगी, और कुछ नहीं हो सकता। कुछ बात मेरी समझ आई आपको? तो यहां से कुछ भी इधर चली जाएगी, कुछ भी इधर चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। सबके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य हैं, आपको जरूरत है उनको पहचानने की। तो मैंने बोल दिया कि इधर I1 जाएगी और इधर I2 चली जाएगी, इसलिए आपने मान लिया कि वाकई में आपने समझा, इसलिए माना। आपने समझा इसलिए माना ना। हमने बोल दिया तो जबरदस्ती तो नहीं है ना ये, कि नहीं इन्होंने बोला है तो होगी ही, ऐसा नहीं आप समझो। ठीक है, ओके। अब तो करंट्स भी हमने बना ली, तो अब हम लोग कैलकुलेशन के लिए आ जाते हैं। करंट बनाने के बाद तो एक चीज आपको समझ में आई कि किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने के लिए किरचॉफ का पहला नियम आपको लगाना ही पड़ेगा। लगाना पड़ा कि नहीं लगाना पड़ा? कहां लगाना पड़ा? एक बार यहां लगाना पड़ा और एक बार यहां लगाना पड़ा। यहां से I1 आई, यहां से I2 आई, तो I1 प्लस I2 बनी। फिर I1 प्लस I2 गई, इधर I1 चली गई, इधर I2 चली गई। ठीक, किरचॉफ का पहला नियम आपने लगा दिया, इसके बगैर आप दूसरा नियम लगा ही नहीं सकते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं कैलकुलेशन की तरफ। एक छोटी सी चीज और, कि जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो सबसे पहले वही बात फिर से आ रही है कि आपको कैलकुलेशन की डायरेक्शन की जो हमने बात करी थी, जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो कैलकुलेशन की एक निश्चित दिशा आपको माननी पड़ेगी। और कैलकुलेशन की, यहां पर कैलकुलेशन की कितनी दिशाएं हो सकती हैं? दो। शुरू में ही हमने बात की थी। कौन कौन सी दिशाएं हो सकती हैं? या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो जब भी आप कैलकुलेट करने चलोगे तो या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेशन करोगे या तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करोगे। अब फिर से आपके मन में क्वेश्चन उमड़ रहा होगा कि कौन सी डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन बताओ जिसमें कैलकुलेशन आसान हो।
क्योंकि साइंस हम इसीलिए पढ़ते हैं, हर काम को क्या बनाना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि भैया वो वाला कैलकुलेशन बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा कठिन मिले मुझे, ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। तो फिर से आपके मन में क्वेश्चन आया कि ऐसा वाला कैलकुलेशन बताया जाए जो सबसे इजी हो। तो क्लॉकवाइज इजी है या एंटी क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज इजी है। कैसे मालूम आपका? कैसे मालूम तुम्हें? क्लॉकवाइज आसान है कि एंटी क्लॉकवाइज आसान है? आपको कैसे पता कि क्लॉकवाइज आसान है? क्योंकि इसमें एंटी बोलना नहीं पड़ता, इसलिए ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, फिर से सुनो, दोनों में से हमेशा ही वो डायरेक्शन इजी होगी जिस डायरेक्शन में ज्यादातर करंट तुम्हें मिलेगी। देखो ध्यान से सुनिएगा, मैं चाहूं तो क्लॉकवाइज भी कैलकुलेशन कर सकता हूं। गौर से सुनिए, ये क्लॉकवाइज देखिए, देख रहे हैं आप। और दूसरा, मैं चाहूं तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कैलकुलेशन कर सकता हूं। मैंने क्या बोला? हर बार वो दिशा सबसे इजी होगी कैलकुलेशन के लिए जिस दिशा में जब आप चलें तो ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स में धारा की दिशा आपके कैलकुलेशन की दिशा में रहे, और ज्यादा से ज्यादा अगर कैलकुलेशन की दिशा धारा के विपरीत हो जाएगी तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, गलत नहीं हो जाएगा, उससे भी आंसर आएगा और उससे भी आंसर आएगा। लेकिन इजी कौन सा बैठेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। वो दिशा आप लेना आपको इजी बैठेगा जिस दिशा में चलने से ज्यादातर आपको धारा की तरफ चलना पड़ेगा। अब ध्यान से सोच के बताइए मुझे, सबसे पहले ये बताओ कि मैं जो ऐसे कैलकुलेशन अगर करूंगा तो ये कैलकुलेशन की कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। जब मैं ऐसे कैलकुलेशन करता हुआ चलूंगा तो ये कैलकुलेशन की कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को आपने देखा और बताइए किस दिशा में चलने पर ज्यादातर हम धारा की दिशा में बने रहे। ऐसा जब चलते हैं देखिएगा, ऐसे चल रहे हैं, धारा की दिशा में है, धारा की दिशा में है, धारा की दिशा में है, धारा की दिशा में, ये कौन सी डायरेक्शन है? तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम चल रहे हैं तो इस वाले लूप में ज्यादातर करंट हमारे अलोंग ही है कैलकुलेशन के, इसलिए यहां पर कौन सी डायरेक्शन ज्यादा इजी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो नाम इजी है इसलिए काम इजी होगा ऐसा नहीं है, ठीक है? ठीक है। इसके बाद क्या होगा? अगर क्लॉकवाइज चलेंगे, देखो ऐसा अगर चलोगे तो ज्यादातर करंट आपके विपरीत ही रहेंगे। तो इजी कौन होगा, डिफिकल्ट कौन होगा, समझ में आया? बताइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे कैलकुलेशन करना इजी होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे कैलकुलेशन करना इजी होगा? फिर गलत। हमने आपसे इस लूप का थोड़ी पूछा, हमने तो ऐसे ही पूछा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे कैलकुलेशन करना इजी होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे कैलकुलेशन करना इजी होगा। आंसर है उस डायरेक्शन पे कैलकुलेशन करना इजी होगा जिस डायरेक्शन पे चलने पर ज्यादा से ज्यादा समय तक धारा आपकी दिशा में रहे, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब जिस लूप में जैसा देखना वैसा मान लेना। चलें स्टार्ट करते हैं। तो फिर कहां से स्टार्ट करेंगे? जब भी कोई लूप आप लेंगे उस लूप में कुछ लोग होते हैं जंक्शन से स्टार्ट करना अच्छा समझते हैं, कुछ लोग होते हैं सेल से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग प्रतिरोध से स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऐसा कोई बंधन नहीं है, आप जब भी कोई लूप लीजिए कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, हमने लूप ये वाला लिया है ऊपर वाला, तो सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड करिए कौन सी डायरेक्शन पे कैलकुलेट करेंगे। अब आप बताइए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों करना चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज में? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय तक धारा हमारे कैलकुलेशन की दिशा में रहेगी। तो देखो उसके लिए मैं एक छोटा सा चित्र बना दूंगा यहां पर, ऐसे
और डायरेक्शन कैलकुलेशन की हम क्या ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं। अब आप एक चीज और याद रखिएगा, जब ऊपर की तरफ कैलकुलेशन करना तो करंट की डायरेक्शन को इससे कंपेयर करना, जब इधर कैलकुलेशन करना तो करंट की डायरेक्शन को इससे नहीं, इससे कंपेयर करना। जब यहां कैलकुलेशन करना तो करंट की डायरेक्शन को इस निशान से कंपेयर करना, और जब यहां कैलकुलेशन करना तो करंट की डायरेक्शन को इससे कंपेयर करना। आप ये मत करने लगना कि कैलकुलेट कर रहे हो नीचे साइड और कैलकुलेशन वाला तीर देख रहे हो ऊपर वाला, ये नहीं करेंगे आप। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ आया तो अगर ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो इस तीर से करंट को कंपेयर करिए, यहां कैलकुलेशन करेंगे तो इस तीर से करंट को कंपेयर करिए। जिस तरफ कैलकुलेशन आप करें उधर का ही एरो आपको देखना है, जिस तरफ कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लूप में। हमने कैलकुलेशन की डायरेक्शन भी बना ली है बेटा, सब कुछ बना लिया है। अब किसी एक पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, तो कहां से स्टार्ट किया जाए बताइए? ए से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहां से शुरुआत करिए, ए पर इस समय है हम लोग, और अब हम धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे। तो कैलकुलेशन की डायरेक्शन क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज मानी है, तो बताइए मुझे ऐसा चलना चाहिए या इधर की तरफ जाना चाहिए? आप एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहते हो ना, तो ऐसा चलोगे या इधर की तरफ चलोगे? इधर की तरफ जाना है। सबसे पहले जब इधर की तरफ चले तो हमको क्या मिला? देखो, प्रतिरोध मिला। हमको क्या कैलकुलेट करना है? इसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर। तो बताइए इसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा? करंट इंटू रेसिस्टेंस। इसमें कितनी करंट जा रही है? इसमें कितनी करंट जा रही है? I1 प्लस I2। देखो ना ये कितनी करंट जा रही है, और इसका प्रतिरोध कितना है? तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना? I1 प्लस I2 इंटू R। I1 प्लस I2 इंटू, प्लस लेना है कि माइनस लेना है? क्या बताया था? अगर आपके कैलकुलेशन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में हो तो प्लस लेना, और कैलकुलेशन करंट के अपोजिट हो तो, यहां आपका कैलकुलेशन करंट की डायरेक्शन में है कि अपोजिट है? ये कैलकुलेशन है कि डायरेक्शन है? ये करंट की डायरेक्शन है, एक ही दिशा में है कि अपोजिट है? तो प्लस लेना कि माइनस? प्लस लेना। प्लस ले लिया हमने, हो गया इसका। इसके सिरों के बीच का विभवांतर निशान सहित हमने निकाल लिया। अब और आगे चलिए, यहां तक हो गया, यहां तक गए, फिर कोई एलिमेंट मिला क्या? यहां से चल के यहां तक आ गए, एलिमेंट मिला? मिला कि नहीं मिला? अरे आधे लोग बोल रहे हैं मिला, आधे लोग बोल रहे हैं नहीं मिला। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। कंडक्टर है और कंडक्टर एलिमेंट नहीं है। फिर यहां से जब चले एक एलिमेंट फिर मिला, कौन सा? रेसिस्टेंस, ठीक है। और इसके सिरों के बीच का विभवांतर चाहिए, कितना होगा? कैलकुलेट करना कि कॉपी करना? कैलकुलेट करना। कैसे? I इंटू R। तो क्या होगा विभवांतर बताइए? कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें? I1 ये वाली आएगी कि नहीं आएगी? तो करंट इसमें I1 है, रेसिस्टेंस R1 है, तो I1 इंटू R1। प्लस लेना कि माइनस लेना? माइनस। देखो करंट की डायरेक्शन यहां पर क्या है? ये है करंट की डायरेक्शन, और कैलकुलेशन की डायरेक्शन किधर की तरफ है? इस तीर को चेक करोगे, इसको इसको इसको, कैलकुलेशन का कौन सा तीर देखोगे? ऊपर वाला। तो ये दोनों तीर एक ही दिशा में है कि अलग अलग दिशा में? तो प्लस लोगे कि माइनस? प्लस। माइनस नहीं लोगे आप। ये बेनिफिट होता है अगर आप ज्यादा से ज्यादा धारा की दिशा में कैलकुलेशन करते हो तो हर बार प्लस लेना पड़ता है। अच्छा, इसके सिरों के बीच कैलकुलेट कर लिया, अब फिर आगे बढ़े, फिर एक एलिमेंट मिल गया, लेकिन इस बार जो एलिमेंट मिला है वो क्या है? वो एक सेल है, और सेल के
दोनों सिरों के बीच का विभवांतर लेना है, कैलकुलेट करना है कि कॉपी करना है? कॉपी करना है। तो क्या लिखोगे? E1, क्योंकि इसका विद्युत वाहक बल कितना है? E1। तो क्या ले लीजिए? E1 ले लीजिए। अब प्लस लोगे कि माइनस? माइनस। प्लस लेना चाहते हैं बच्चे, क्यों प्लस लेंगे भाई आप? पॉजिटिव टर्मिनल कौन जुड़ा है पॉजिटिव से? धारा। कहां धारा पॉजिटिव से जुड़ी है? ये धारा नेगेटिव से भी तो जुड़ी है, धारा पॉजिटिव से भी तो जुड़ी हुई है। भूल गए रूल आप? 1 मिनट नहीं लगता, दिमाग सफा हो जाता है। अगर कैलकुलेशन करते हुए बैटरी के प्लस से माइनस की ओर चलना तो प्लस लेना, और अगर कैलकुलेशन करते हुए माइनस पहले पढ़े प्लस बाद में पढ़े तो माइनस लेना। यहां कैलकुलेशन करते हुए ऐसे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? पहले माइनस पड़ेगा कि प्लस? तो प्लस लोगे कि माइनस? नहीं समझ आया? आ गया? और आगे चलिए, यहां पर कोई एलिमेंट मिला इसके बाद? और आगे चलिए, कोई एलिमेंट मिला नहीं, लूप पूरा हो गया हमारा। हो गया पूरा, तो बस खत्म कहानी। लेकिन इन सब का बीजगणितीय योग कितना होगा? 0। तो बीजगणितीय योग 0 कर दिया हमने। अब आप चाहो तो ये कर सकते हो, क्या? I1 प्लस I2 इंटू R प्लस I1 इंटू R1 इज इक्वल टू E1। इसको उधर ले जाइए। ये इक्वेशन तैयार हो गई आपकी, लगा लिया आपने। एक लूप में किरचॉफ का नियम अप्लाई कर दिया, सेकेंड रूल। अब आप मुझे बताएं, आपको समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए? इस लूप में भी लगाना पसंद करेंगे? लगाते हैं, चलिए देखिए। इनक्लोज्ड लूप ए, बताइए इस लूप का क्या लूप आपने लिया है? ए E2 R2 BA, A E2 R2 BRA, ये हमने दूसरा लूप ले लिया। कौन सा लूप है? गौर से देखिएगा। A E2 R2 BRA, ये वाले लूप की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें भी हमें किरचॉफ से सेकेंड रूल लगाना है। अगर किरचॉफ से सेकेंड रूल लगाना है तो प्लीज बताइए सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या करना है आपको, बताइए। सबसे पहले आपको अपने कैलकुलेशन की डायरेक्शन को डिसाइड करना है कि किधर की तरफ आप कैलकुलेशन करना चाहते हो। बताइए आप किधर की तरफ कैलकुलेशन करना चाहते हो? किधर सकते हैं? क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। किधर की तरफ कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान होता है? देख लो, कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। उधर की तरफ ज्यादा आसान होता है जिस दिशा में चलने पर ज्यादा से ज्यादा आप धारा की दिशा में रहें, उधर आसान होता है, ना एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज। इसमें किधर की तरफ आसान होगा? अब इसमें देखो, अगर आप ऐसा चलेंगे तो ज्यादातर धारा की दिशा में आप रहेंगे। तो हम ऐसा ही चल लेते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से। तो इस बार हमने डायरेक्शन कौन सी ले ली? आप ये तो नहीं सोच रहे हैं क्लॉक उसमें एंटी लिया था, इसमें क्लॉक लेने से ही आंसर आएगा इसीलिए लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। किसी डायरेक्शन में भी आप ले लो, आप स्वतंत्र हैं बिल्कुल। मैं सिर्फ वो डायरेक्शन आपको दिखा रहा हूं जिस दिशा में आपका कैलकुलेशन इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। इसलिए अदरवाइज अगर बउआ ध्यान से सुनो, देखो क्लॉकवाइज लेने से अगर आपकी इक्वेशन बनी 2x इज इक्वल टू 10, अगर बनी प्लस में बनी, तो एंटी क्लॉकवाइज ले लोगे तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू -10 बन जाएगी। कोई फर्क पड़ा क्या? पहले क्लॉकवाइज लेने से 2x इज इक्वल टू 10, एंटी ले लिया तो -2x इज इक्वल टू -10, फिर दो तो आपका माइनस हटा दो, आ तो वही रहा है। तो चाहे क्लॉकवाइज करोगे या एंटी क्लॉकवाइज करोगे, रिजल्ट सेम मिलेगा, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
रही बात हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम इजी मेथड आपको बताना चाहते हैं। तो इसमें हमने कौन सा कैलकुलेशन ले लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली। चलिए शुरू करिए, यहीं से फिर शुरू कर लिया जाए। तो बताइए पहले नीचे की तरफ आके ऐसा चले कि इधर की तरफ जाएं, पहले क्लॉकवाइज चलना है आपको, तो पहले किधर की तरफ जाना चाहिए, यहां से इधर की तरफ, ऐसे जाएंगे फिर ऐसे आएंगे, तब ए के पास आ जाएंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज चलना है। तो ऐसे चले, जब ऐसा चलना शुरू किया, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट मिला, कैपिटल आर। इसके सिरों के बीच का विभवांतर कैलकुलेट करोगे, कॉपी करोगे, कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे, धारा गुणे प्रतिरोध। तो बताइए क्या विभवांतर आएगा, I1 प्लस I2 इंटू, प्लस लेना है कि माइनस। प्रतिरोध में आपको रूल बताया, अगर कैलकुलेशन की डायरेक्शन धारा की दिशा में है तो प्लस, ये कैलकुलेशन की डायरेक्शन है और ये धारा की दिशा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो फिर प्लस ले लेंगे। और आगे चलिए, यहां कोई एलिमेंट नहीं मिला, और आगे चले प्रतिरोध मिला, इसके सिरों के बीच का विभवांतर कैलकुलेट करना पड़ेगा। करंट इंटू रेसिस्टेंस, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2 आ रही है, तो इसका विभवांतर कैसे निकालोगे, I2 इंटू R2, प्लस लोगे कि माइनस। ये करंट ऐसे यहां आने के बाद ऐसी हो जाएगी, तो कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों कैसी हैं, सेम डायरेक्शन है दोनों, इसलिए प्लस लेना है कि माइनस, प्लस। और आगे चले तो नेक्स्ट एलिमेंट फिर मिला, क्या एलिमेंट मिला आपको, सेल। सेल में कैलकुलेशन करते हुए जब आप आ रहे थे तो पहले कौन सी प्लेट मिली, माइनस की प्लस, माइनस। और जब पहले माइनस बाद में प्लस मिलती है तो हमें प्लस लेना पड़ता है कि माइनस, माइनस लेना पड़ता है, तो माइनस। और इसका विभवांतर कैलकुलेट करना है कि कॉपी करना है, क्या लिख देना है, E2। और आगे यहां से चल पड़े तो आगे देखा हमने ए तक पहुंचे, पर इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं मिला हमको, छोड़ दिया, और सभी का बीजगणितीय योग कितना कर दिया, 0 कर दिया। अब आप चाहें तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये सेकंड लूप के लिए बना लिया हमने, नहीं समझ में आई। अगर आप इसको क्लॉकवाइज भी कर लेते, सॉरी, अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज कर लेते तो इन सब के निशान कैसे होते, उल्टे। यहां निशान कैसा आता, माइनस, यहां कैसा आता, माइनस, और यहां कैसा आता। लेकिन कैलकुलेट करने पर बाद में फिर यही मिल जाता, आपको मिलता कि नहीं मिलता। तो कैलकुलेशन आप चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे करिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे करिए, दोनों में आएगा ही आंसर, रिजल्ट सेम मिलेगा। लेकिन मैंने आपको तरीका बताया कि किसमें आसान होगा, तो क्लॉकवाइज में आसान होगा या एंटी क्लॉकवाइज में आसान होगा, उस दिशा में आसान होगा जिस दिशा में चलने पर ज्यादा से ज्यादा धारा हमारा सपोर्ट करे। अपोज जब करेगी ज्यादा से ज्यादा तो थोड़ा सा माइनस ज्यादा लगाने पड़ेंगे, कठिन क्या होगा, माइनस ज्यादा लगाने पड़ेंगे बस। और एक चीज सुनिए, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ये बताते हैं हमको कि उनके टीचर ने उन्हें बताया है कि जब आप सेल में इधर से इधर की तरफ चलना तो प्लस लेना E, इधर से इधर की तरफ चले तो E2 या E1 जो भी लें तो प्लस लीजिए। और आपने बताया है कि अगर माइनस से प्लस चलना तो माइनस लेना। तो सही क्या है फिर, दोनों सही है। वो जो स्टूडेंट हमको बताते हैं कि हमारे सर ने बताया है कि जब आप माइनस से प्लस की ओर आना तो विद्युत वाहक बल को प्लस में लेना, उनको ये तो याद रह जाता है, पर वो ये बताना मुझे भूल जाते हैं कि उनके सर ने ये भी बताया था कि जब आप प्लस से माइनस, माइनस से प्लस आना तो E को प्लस लेना, लेकिन उसे कहां लिखना, राइट हैंड साइड में। और हमने कहां लिखना बताया आपको, लेफ्ट हैंड साइड में। तो दोनों सही है, वो भी आपको सही बता रहे। लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है लेकिन रूल कभी नहीं बदलेगा, भाषा जरूर अलग अलग हो सकती है। इस तरह से किसी भी बंद परिपथ में आप किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई कर सकते हैं।
अब आप मुझे बताएं कि ये रूल अप्लाई करना आपको समझ में आया या नहीं आ पाया? पूरी तरह से समझ में आ गया? आया? और एक चीज देखिए, ई क्या चीज है? विद्युत वाहक बल। ई क्या चीज है? विद्युत वाहक बल। ये सेल का विद्युत वाहक बल है। ये वो चीज है जो पूरे सर्किट को एनर्जी देती है। ई क्या चीज है? सेल का विद्युत वाहक बल। और ये वो चीज है जो पूरे सेल को एनर्जी देती है। और ये आई, और ये क्या चीज है? बाकी जो आर यहां लगे हैं, ये वो चीजें हैं जो मिलने वाली एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, उसका यूज करते हैं। समझ आ रही कुछ बात आपको कि ई क्या चीज है? ई वो चीज है जो पूरे परिपथ को ऊर्जा देता है। और आर क्या चीज है? वो है जो ऊर्जा को यूज करता है, लेता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक तरफ कौन है? ऊर्जा देने वाला। और दूसरी तरफ कौन है? और दोनों आपस में कैसे हैं? तो यही तो होता है यार। ऐसा होता है क्या कि आप किसी चीज को ऊर्जा दोगे 100 जूल और वो यूज करेगा 120 जूल। जितनी ऊर्जा सप्लाई करेंगे उतनी ही तो वो यूज करेगा। तो जितनी ऊर्जा देने वाला देगा उतनी ऊर्जा को यूज करने वाला उसे यूज करेगा। इसीलिए दोनों पार्ट आपस में कैसे आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। देखो ना आप, समझ आया? तो ई क्या चीज है? विद्युत वाहक बल, जो कि पूरे परिपथ को एनर्जी क्या करता है? देता है। और आर सब क्या चीज है? ये वो है जो सर्किट में मिलने वाली एनर्जी को यूज करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। तो एक साइड एनर्जी देने वाला और दूसरी तरफ सब एनर्जी लेने वाले। जितनी एनर्जी सेल देगा उतनी ही एनर्जी का क्या हो पाएगा? ना तो उससे ज्यादा एनर्जी आप यूज कर सकते हैं, ना तो उससे ज्यादा एनर्जी यूज कर सकते हैं। अगर 10 जूल दी गई है तो पूरी 10 आप यूज कर सकते हैं। अगर 10 दी गई है, यूज 12 जूल हो रही है, तो आप 10 जूल आपने ऊर्जा बनाई है क्या? ऊर्जा बनाना हमको नहीं आता। और अगर 10 दी जा रही है और आप 8 यूज कर रहे हो, तो 2 जूल कहां जमा कर रहे हो? यहां कोई एनर्जी का स्टोर नहीं है। इसलिए जितनी ऊर्जा एक तरफ से मिलेगी उतनी ऊर्जा का ही आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। समझ आया? और ये कौन सा नियम है? ऊर्जा जितनी दी जाए उतनी ही यूज हो। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। समझ रहे हैं? तो हम क्या बोल सकते हैं? किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, ये कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है, कोई बहुत नया नियम इन्होंने नहीं बना दिया था। इन्होंने क्या किया? ऊर्जा संरक्षण का नियम ही बनाया। ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधारित ही ये लॉ बना था। तो किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लिखिए, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। आपको याद है किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित था? आवेश संरक्षण पर। और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और क्यों, ये हमने बताया है। आपको समझ आया? तो ये भी आपको ध्यान देना है। इसमें हम चाहें तो इसकी एक भाषा और बना सकते हैं। देखो ध्यान से जरा, एक तरफ हम क्या कर रहे हैं? वैद्युत धारा और प्रतिरोधों के गुणनफल, वैद्युत धारा प्रतिरोधों का गुणनफल। तो एक और हम करते हैं वैद्युत धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। और दूसरी तरफ हम क्या ले रहे हैं? वैद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। आप जानते हैं ये जो दूसरा नियम है इसकी एक और भाषा बनाते हैं, और वो भी बुक्स में लिखी होती है, वो भी राइटर्स लोग यूज करते हैं। क्या? किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पाश में, बंद पाश यानी बंद लूप एक ही चीज है, पाश भी आप बोल सकते हैं। किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में वैद्युत धाराओं तथा प्रतिरोधों, वैद्युत धाराओं
तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस लूप में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये रूल भी बन सकता है। ये लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं और वो लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ राइटर वो लैंग्वेज ही लिखते हैं। समझ में आया आपको? एक बार और सुन लीजिए ताकि दिमाग में बैठ जाए आपके। किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में वैद्युत धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस लूप में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह भी किरचॉफ का दूसरा नियम है। तो किरचॉफ का दूसरा नियम की बहुत तरीके से भाषाएं हम लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, अभी जो मैंने बताया वैसे भी लिख सकते हैं। आप जैसे मर्जी वैसे लिखो। यह सबसे इजी तरीका था, इसलिए मैंने लिख के दिखाया। और इस तरह से किरचॉफ का दूसरा नियम अब हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। क्या आपने इसको अच्छी तरह से समझा? समझ में आ गया? तो आज हम लोग किरचॉफ के दूसरे नियम तक ही रखेंगे। आगे और भी पढ़ाई करेंगे फिजिक्स में, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।